सबको प्रणाम और सुप्रभात बच्चों। उपस्थित हूँ आप सबके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल मस्ताने आप और परवान हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। हम लोग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद एक पॉइंट पे आके विराम लिया था और वो पॉइंट है डिस्टिंक्शन बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। ये हमको पढ़ना है, बड़ी मजेदार कंसेप्ट है और इसके बीच में पूरी चीर फाड़ करते हुए डिफरेंस बिटवीन अपन समझेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, चलो शुरू करते हैं। देखो, दो टर्म्स हमारे सामने हैं और एक नई चीज बताता हूं आपको, एक नई लॉजिकल चीज। और वो नई लॉजिकल चीज ये है बच्चों कि जब भी डिफरेंस किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन यानी डिस्टिंक्शन किया जाता है, तो उन दो टर्म्स में किया जाता है जिनमें कुछ सिमिलैरिटी भी हो। डिफरेंस करने का मजा, वी आर स्टडिंग द डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि डिस्टिंग्विश करने का, अंतर करने का, डिफरेंस बिटवीन करने का मजा तभी आता है जब जिन दो के बीच में डिफरेंस कर रहे हो उन दोनों के बीच में कुछ समानताएं भी हो। जैसे आपने कहा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सौरभ सर एंड अमिताभ बच्चन, तो मजा ही नहीं आएगा आपको डिस्टिंग्विश करने में। क्यों? क्योंकि इतने अंतर हैं, इतने अंतर है, समानता जरा सी भी नहीं है। मेरा प्रोफेशन अलग है, उनका अलग है, मेरी एज अलग है, उनकी एज अलग है, मेरा व्यवहार अलग है, मेरी पढ़ाई अलग है, उनका व्यवहार उनकी पढ़ाई अलग है, हमारी कास्ट अलग है, सब कुछ तो अलग है। कोई एक आध लॉजिक हो सर, हो ना, उनकी भी एक नाक है, आपकी भी एक नाक है, उनकी भी दो आंख है, आपकी, हम इसकी बात नहीं, ये तो प्राकृतिक है। एज सच हमारे बीच में एनीथिंग कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर डिस्टिंग्विश करने का भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि इतने डिफरेंसेस हैं, इतने डिफरेंसेस हैं कि डिस्टिंग्विश करने का मजा ही नहीं है। कुछ चीजें कॉमन हो और फिर डिफरेंस करने का मजा आता है ना। तो आप अमिताभ बच्चन का शाहरुख खान से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि अमिताभ ने इतनी फिल्मों में काम किया है जबकि शाहरुख ने इतनी फिल्मों में काम किया है। अमिताभ को इतने फिल्म फेयर अवार्ड मिले जबकि शाहरुख को इतने फिल्म फेयर अवार्ड मिले। तो यहाँ मजा आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, दोनों एक्टर्स हैं, दोनों ने फिल्मों में काम किया है। तो ये कॉमन चीज होने के कारण डिस्टिंग्विश करने में भी मजा आता है। तो सबसे पहले ये तय करो कि नेगोशिएशन और असाइनमेंट में कुछ तो कॉमन होगा कि जिसके कारण इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना पड़ रहा है। कि भाई कॉमन चीजें इतनी हैं कि इनको फिर कंफ्यूज नहीं हो जाए कि ये दोनों एक ही चीज तो नहीं है कहीं, नेगोशिएशन और असाइनमेंट। इसलिए एक तो नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए कि भैया एक नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, प्रॉपर विधिवत ढंग से डिफरेंस किया गया। कितना बढ़िया लॉजिकल तरीका है जीवन में इस तरह से पढ़ाई करने का। आपके पास सबसे पहले रटी हुई चीज नहीं कि नेगोशिएशन ये है, असाइनमेंट ये है और ये इसके अंदर के पॉइंट है। डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते हम बेस इतना मजबूत तैयार करते हैं पहले किसी भी कंसेप्ट के पहले कि अंदर का तो हमको ऐसे आता है एकदम जस्ट लाइक बटर, है ना, एकदम स्मूथ। चलो, तो सर सबसे पहले आप क्या कीजिए सौरभ सर, हमको नेगोशिएशन और असाइनमेंट के बीच में जो कॉमन चीज है वो बता दीजिए। तो क्या होगा कि हम दोनों दोनों चीजों को समझ जाएंगे कि ये दोनों चीजें ये होती हैं और इनके अंदर ये कॉमन चीज है। फिर डिफरेंस बताइएगा सर, तो मजा आएगा। हाँ, तो मैं ऐसे ही बताने वाला हूँ। ये तो मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बताना चाहिए, है ना। दिस इज द वे टू स्टडी। तो आओ भाई, नेगोशिएशन और असाइनमेंट के बीच में क्या चीज कॉमन है पहले वो बताता हूँ, मजा आएगा, फिर बात करेंगे। हाँ भाई, नेगोशिएशन बच्चों, क्या मीनिंग है नेगोशिएशन का? नेगोशिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ negotiable instrument from holder to another person, comma, thereby making him the holder. लो, नेगोशिएशन का मीनिंग क्या है? अंडरलाइन करते हैं नेगोशिएशन को। नेगोशिएशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द होल्डर टू अनदर पर्सन, देयर बाय मेकिंग हिम द होल्डर। मतलब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसका होल्डर मैं हूँ, पेई मैं हूँ, उसका पेमेंट किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। पर मैंने किसी रामलाल से उधार ले रखा है, तो मैंने पीछे लिखा पे टू रामलाल और अपनी साइन कर दी, यानी कि क्या कर दिया? नेगोशिएशन।
क्या मैंने अपनी ओनरशिप, इस इंस्ट्रूमेंट पे पेमेंट लेने की ओनरशिप किसकी थी, टाइटल किसका था, राइट किसका था, मेरा। तो क्या मैंने अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी? हाँ, वो ओनरशिप मेरी किस पे थी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, पर अब मैंने वो ट्रांसफर कर दी किसे, अनदर पर्सन को। तो पहले में क्या था, होल्डर, अब मैंने क्या कर दी, ओनरशिप ट्रांसफर। तो अब कौन होल्डर हो गया, वो सामने वाला व्यक्ति होल्डर हो गया। एक एक चीज क्लियर हो गई इस डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन अपन ने अपने लॉजिक से बनाई है। तो क्या है डेफिनेशन, नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम होल्डर टू अनदर पर्सन, देयर बाय मेकिंग हिम द होल्डर। ठीक, अब उसको अगर करना है तो वो भी नेगोशिएट करेगा, तो फिर वापस आगे नेगोशिएट हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज नेगोशिएशन, यानी बेसिकली ट्रांसफर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट सेम, ट्रांसफर ऑफ ownership of a negotiable instrument from holder to another person, thereby making him the holder। तो सर वर्ड टू वर्ड सेम हो गए, तो हाँ, यही तो सिमिलैरिटी बतानी थी। नेगोशिएशन और असाइनमेंट दोनों एक ही चीज हैं, तो फिर अंतर क्या है, अंतर फिर भी बहुत सारे हैं, यही तो मजा है ना। तो दोनों में एक जो घटना घटती, जो फिनोमिना है, वो फिनोमिना सेम है, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे उसकी जो ओनरशिप है, होल्डर पना है, जो मेरा होल्डर पना है, आई एम बीइंग द होल्डर, माय स्टेटस ऑफ होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू another person. If I negotiate it, it is called negotiation. If I transfer it by any other way, it is called assignment. तो दोनों में ट्रांसफर है, ट्रांसफर वर्ड कॉमन है ना। असाइनमेंट में भी ट्रांसफर है, नेगोशिएशन में भी ट्रांसफर है, लेकिन अंतर यह है कि नेगोशिएशन इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत होता है, जबकि असाइनमेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत होता है। नेगोशिएशन में पार्टीज का नाम एंडोर्सर और पेई होता है, एंडोर्सर एंडोर्सी होता है, जबकि असाइनमेंट में पार्टीज का नाम असाइनर असाइनी होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, तो एप्लीकेबल एक्ट बदल जाती है। मतलब यही बिल ऑफ एक्सचेंज अगर मैं चाहूं तो असाइन भी कर सकता हूं, और यही बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत नेगोशिएट भी कर सकता हूं। इफेक्ट क्या होगा, अगर मैंने असाइन किया है तो इस इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट अब जिसको असाइन किया है उसको होगा, और नेगोशिएशन में मैंने इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अगर नेगोशिएट किया है तो जिसको नेगोशिएट किया है उसको पेमेंट होगा। तो इफेक्ट तो सेम है, लेकिन कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस हैं जो बदल जाते हैं। इफेक्ट सेम है, नेगोशिएशन का भी इफेक्ट वही है जो असाइनमेंट का इफेक्ट है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफर, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफर। इसमें भी ओनरशिप गई, इसमें भी ओनरशिप गई, इसमें भी सामने वाला होल्डर बन जाएगा, इसमें भी अब सामने वाला होल्डर बन जाएगा, इसमें भी पेमेंट लेने का राइट अब उसका, इसमें भी पेमेंट लेने का राइट अब उसका। इफेक्ट सेम है, पर प्रोसेस में अंतर है, कुछ चीजों में अंतर है, और वो अंतर करने का ही मजा है। सिमिलैरिटी देखने के बाद अब हम अंतर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। बहुत अच्छा, चलो भाई। तो बेसिस, फिर नेगोशिएशन, और फिर असाइनमेंट। कॉलमवार रिप्रेजेंटेशन में हम कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है, थोड़ा प्रोफेशनल कम है, मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी कि किस तरीके से आंसर लिखते हैं अपने वीडियो में। चलो भाई, पहला है बेसिस एप्लीकेबल एक्ट। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, ऑब्वियसली इफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड होना चाहिए, DRED, ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ नेगोशिएशन। अगर हम इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन करते हैं और नेगोशिएशन करके ट्रांसफर करते हैं, मतलब नेगोशिएशन से ट्रांसफर होता है ना। तो इफ इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ नेगोशिएशन, कौन सा एक्ट अप्लाई करता है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 अप्लाइज। ठीक, अगर हम नेगोशिएट कर रहे हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट लगेगा। लेकिन अगर वेयर एनी राइट इज ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ असाइनमेंट, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे मेरा जो राइट है, ओनरशिप है, होल्डर पना है, अगर उसको मैं ट्रांसफर करता हूं असाइनमेंट के तरीके से, तो फिर कौन सा एक्ट लगेगा, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज। पूरा नाम है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, वो अप्लाई कर जाएगा। एक साल के अंतर है, याद करना आसान है, ईयर 1881 नेगोशिएबल का और 1882 असाइनमेंट पे जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है उसका। ठीक है, पहला पॉइंट आसान।
नेगोशिएशन करना हो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, हमारे एक्ट जो अभी चल रहा है, असाइनमेंट करना हो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत होता है। बैंग ऑन टारगेट। दूसरा है भाई स्कोप। तो स्कोप का पॉइंट देखते हैं। नेगोशिएशन कैन बी मेड फ्रॉम फॉर ट्रांसफरिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ओनली। मतलब नेगोशिएशन सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक का ही होता है, ठीक। जबकि असाइनमेंट किसी भी राइट का हो सकता है। अब देखो बड़ी मजे की चीज है, पहले इसको याद कर लो। नेगोशिएशन कैन बी डन या कैन बी मेड फॉर ट्रांसफरिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओनली, जबकि असाइनमेंट कैन बी मेड ऑफ एनी राइट, ठीक। असाइनमेंट किसी भी राइट का किया जा सकता है, जबकि नेगोशिएशन सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का होता है। इस पॉइंट को समझाता हूँ। अब इधर आओ स्क्रीन पे, हम लोग लेते हैं मार्कर। देखो अगर मुझे ट्रांसफर करना है, अगर मुझे ट्रांसफर करना है बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट या चेक, तो मैं ट्रांसफ़र कितने तरीके से कर सकता हूँ? दो तरीके। या तो मैं ट्रांसफ़र करूँ बाय वे ऑफ असाइनमेंट, या मैं ट्रांसफ़र करूँ बाय वे ऑफ नेगोशिएशन। ठीक, समझना, एक बार में आ जाएगी चीज़ अपने तरीके से। हैशटैग। तो मुझे ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र दो तरीके से होता है, या तो नेगोशिएट करके ट्रांसफ़र करो या असाइनमेंट करके ट्रांसफ़र करो। किसे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये तीनों क्या है बोलो? ये तीनों की तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ही तो हैं, है ना। बिल, प्रॉमिसरी नोट और चेक, ये तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो बिल, प्रॉमिसरी नोट और चेक, ये तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को अगर मुझे ट्रांसफर करना हो तो किस तरीके से कर सकता हूँ? बाय वे ऑफ असाइनमेंट भी कर सकता हूँ, और बड़ा और लगाना, और बाय वे ऑफ नेगोशिएशन भी कर सकता हूँ, ठीक। लेकिन अगला हैशटैग, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी, रेलवे रिसीट, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। दैट इज एनी राइट, दैट इज एनी राइट, कोई भी राइट। इमूवेबल प्रॉपर्टी में मेरा राइट है, या रेलवे रिसीट पे मेरा राइट है, बिल ऑफ लाइटिंग पे मेरा राइट है। इनको इनको अगर मैं ट्रांसफर करना हो, इनको अगर ट्रांसफर करना है तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, क्या? असाइनमेंट। ऑब्वियसली असाइन शब्द का मीनिंग ही होता है किसी को सौंपना या देना, है ना। टीचर ने मुझे काम असाइन किया है, काम सौंपा है, तो मैंने मेरी प्रॉपर्टी तुझे सौंप दी। ट्रांसफर करना, असाइन भी तो एक प्रकार का ट्रांसफर ही है। तो रटने की जरूरत नहीं कि असाइनमेंट कोई नया वर्ड है। वी ऑल नो द बेसिक मीनिंग ऑफ द वर्ड असाइनमेंट, वही लग रहा है यहाँ पे, ठीक। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया कि असाइनमेंट यहाँ पर भी है और असाइनमेंट यहाँ पर भी है। मतलब असाइनमेंट एक बड़ी टर्म है। असाइनमेंट बिल का, प्रॉमिसरी नोट का और चेक का भी होता है, और असाइनमेंट एनी अदर राइट्स का भी होता है। मतलब असाइनमेंट किसी भी तरह के राइट का हो सकता है, इंक्लूडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का। लेकिन नेगोशिएशन नाम की कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का ही नेगोशिएशन होता है, ठीक। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि असाइनमेंट और नेगोशिएशन में, असाइनमेंट इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ विच नेगोशिएशन इज अ सबसेट। या यूँ कहें कि स्कोप ऑफ असाइनमेंट इज वाइडर। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का भी हो सकता है और दूसरे राइट्स का भी हो सकता है, जबकि नेगोशिएशन सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का ही होता है। अदर राइट्स का नेगोशिएशन नहीं होता। अदर राइट्स पे तो उनके एक्ट लगते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह, ठीक। तो इसका मतलब स्कोप किसका बड़ा है? स्कोप असाइनमेंट का बड़ा है, नेगोशिएशन का छोटा है। यूं कहो कि जिनको नेगोशिएट कर सकते हैं उनको असाइन भी कर सकते हैं। फिर सुनना, हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, ये तीनों क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इनको नेगोशिएट कर सकते हैं क्या? हाँ। और इनको अगर अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत असाइन करना चाहे तो असाइन भी कर सकते हैं। तो जिनको नेगोशिएट कर सकते हैं उनको चाहे तो असाइन भी कर सकते हैं, पर जिनको सिर्फ असाइन कर सकते हैं उनको नेगोशिएट नहीं कर सकते। जैसे रेलवे रिसीट, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये अगर एक व्यक्ति के नाम पे और दूसरे को देनी हो तो इसको आप सिर्फ असाइन कर सकते हो, इसको आप किसी को नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो व्हाट इज नेगोशिएबल इज असाइनेबल, बट वॉट एवर इज ओनली असाइनेबल इज नॉट नेगोशिएबल। हेंस प्रूव्ड असाइनमेंट हैज अ वाइडर स्कोप एज कंपेयर टू
नेगोशिएशन वंस एंड फॉर ऑल, कोई छीन तो ले मेरे बालक से कंसेप्ट। तीसरा मैनर और मेथड, बहुत मजेदार, चलने देते बच्चों। बाय द एंड ऑफ दिस डिफरेंशिएशन हम लोग को सब पता लग जाएगा, शांति से सुनते जाओ। मेथड और मैनर, अ बेरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय मियर डिलीवरी, है ना, बेरर इंस्ट्रूमेंट तो दे देने मात्र से नेगोशिएट हो जाता है, और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके पीछे जिसको देना है उसका नाम लिखो और फिर होल्डर को साइन करना पड़ती है ना। तो नेगोशिएशन कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से। देखो इसका भी बना देता हूँ एक छोटा सा डायग्राम, हर चीज को अपन चार्ट में कर सकते हैं चाहे तो, या नोट्स फॉर्म में। अब देखो ग्रीन कलर के पेन से लेते हैं। देखो नेगोशिएशन कितने तरीके से होता है? नेगोशिएशन 2 तरीके से होता है, बेरर इंस्ट्रूमेंट का और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का। ठीक, अगर बेरर है तो मियर यानी ओनली मियर डिलीवरी से नेगोशिएशन हो जाएगा, सिर्फ दे देने मात्र से ही नेगोशिएशन हो जाता है। ठीक, अगर ऑर्डर का मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का करना हो नेगोशिएशन तो आपको पहले एंडोर्समेंट करना पड़ेगा, यानी कि पीछे नाम लिख के साइन करनी पड़ेगी, प्लस फिर उसको जिसको देना है उसको फिजिकली डिलीवर भी करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर मियर यानी ओनली डिलीवरी से काम हो जाएगा, जबकि एंडोर्समेंट करना हो तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। इस मियर डिलीवरी को भी नेगोशिएशन बोलते हैं। भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, बेरर था, आपने दे दिया तो देना भी एक नेगोशिएशन है। बेरर था इसलिए साइन नहीं करना पड़ी, दे देने मात्र से नेगोशिएशन हो गया। जबकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था तो जिसको देना है उसका नाम लिखा, एंडोर्स किया, साइन करी और फिर उसको डिलीवर किया। यानी कि एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी भी नेगोशिएशन है और मियर डिलीवरी भी नेगोशिएशन है। वो डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट बेरर है कि ऑर्डर है। तो नेगोशिएशन कितने तरीकों से हो रहा है? ये नेगोशिएशन हमारा ये बड़ा कंसेप्ट, ये कितने तरीकों से हो रहा है? तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2। नेगोशिएशन 2 तरीके से होता है, और बेरर हो तो मेयर डिलीवरी से, ऑर्डर हो तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से, है ना बच्चों। जबकि असाइनमेंट जब भी होगा, असाइनमेंट जब भी होगा चाहे ऑर्डर हो या बेरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखना है ना, बहुत सिंबॉलिकली बनाया मैंने, कहाँ ओवल लेना है कहाँ क्वाड्रिलेटर लेना है। ठीक, चाहे ऑर्डर हो या बेरर हो, असाइनमेंट always is in writing and that too on a separate stamp paper। बस असाइनमेंट हमेशा राइटिंग में हो, मतलब अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, बेरर है और उसको नेगोशिएट करना है तो सिर्फ दे देने मात्र से हो जाएगा। लेकिन अगर उसको असाइन करना हो तो फिर से स्टैम्प पेपर खरीद के लाना पड़ेगा और उस स्टैम्प पेपर पे राइटिंग में लिखना पड़ेगा कि फलाना फलाना बिल ऑफ एक्सचेंज मैं रामलाल के नाम पे असाइन करता हूँ, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज प्लस वो स्टैम्प पेपर नया, वो दोनों मिला के रामलाल को देंगे, तो ये माना जाएगा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज रामलाल को असाइन हो गया। अब रामलाल को श्यामलाल को असाइन करना है तो रामलाल फिर एक स्टैम्प पेपर खरीद के लाएगा और लिखेगा कि मेरे नाम का ये बिल ऑफ एक्सचेंज अब मैं श्यामलाल के नाम पे असाइन करना चाहता हूँ, और फिर वो वाला स्टैम्प पेपर के साथ उस बिल ऑफ एक्सचेंज को अटैच करेगा और श्यामलाल को देगा, तो उसके नाम पे असाइन होगा। तो मुझसे रामलाल को, रामलाल से श्यामलाल को जितनी बार भी नेगोशिएट होगा उतनी बार एक फ्रेश स्टैंप ड्यूटी पे होगी, यानी कि फ्रेश स्टैंप पेपर लगेगा और हर बार राइटिंग में ही होगा, लिख के होगा, चाहे फिर वो ओरिजिनली बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर हो या ऑर्डर हो। ठीक, या प्रोमिसरी नोट, खैर वो तो ऑर्डर ही होता है। आई बात समझ? जबकि नेगोशिएशन थोड़ा इजी है ना। बेरर हो तो कुछ भी लिखने की, साइन करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ दे दो तो नेगोशिएट हो जाता है। और अगर ऑर्डर हो तो उसमें भी अलग से स्टैंप पेपर नहीं लगता, एक ही बार स्टैंप ड्यूटी पे कर दी बस फेस पे, मेन कागज पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे, फिर उसी के बैक साइड पे बस नाम लिख के साइन कर दिया तो नेगोशिएट हो गया। मतलब स्टैंप ड्यूटी भी बार बार नहीं पे करनी पड़ती और हर बार नया कागज नहीं लगाना पड़ता। जबकि असाइनमेंट में हर बार नया कागज लेके उस पर स्टैंप ड्यूटी पे करके जितनी बार नेगोशिएट करोगे उतनी बार स्टैंप ड्यूटी लगेगी। एक तो ये हो गया, और दूसरा राइटिंग में ही होगा, एक ही तरीका है।
जबकि नेगोशिएशन तो दो तरीके से हो सकता है, बेयरर हो तो मेयर डिलीवरी, ऑर्डर हो तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। कंसेप्ट गले के नीचे उतर गई है, मैं पूछूंगा नहीं, मुझे मालूम है ना बच्चों। चलो भाई, तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, 3 हो गए। मेथड और मैनर, मजे की बात देखो, एक स्टैम्प ड्यूटी वाला पॉइंट भी ऑटोमेटिकली इसी में कवर हो गया। तो देखना जरा एक बार मेथड और मैनर वाला पॉइंट। अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड merely by delivery and an order instrument can be negotiated by endorsement and delivery। मतलब दो तरीके हो गए। जबकि असाइनमेंट इज वैलिड ओनली इफ इट इज मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द असाइनर। मतलब ये तो एक ही तरीके से होता है, राइटिंग में होगा और जिसको जो असाइन कर रहा है असाइनर, उसको साइन करना पड़ेगी। मतलब इसमें तो एंडोर्समेंट कई तरीका लगेगा। बस ये है कि एंडोर्समेंट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये फ्रेश पीस ऑफ पेपर पे होता है, हमेशा अलग से कागज लाना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ती है हर बार। जबकि एंडोर्समेंट यानी कि उसी के बैक साइड पे साइन कर दो, और वो सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशन में होता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा, नोटिस, बड़ा मजेदार पॉइंट है। नोटिस ऑफ नेगोशिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एनी पार्टी। आपको नोटिस ऑफ नेगोशिएशन किसी भी पार्टी को देने की जरूरत नहीं है। जबकि नोटिस ऑफ असाइनमेंट मस्ट बी गिवन बाय द असाइनी टू द डेटर। ठीक, बाय द असाइनी टू द डेटर, या यूं कहें असाइनी की जगह बाय द पेई टू हिज डेटर। देखो मैं समझाता हूं कैसे। इसका तो उदाहरण बनाना पड़ेगा चित्र में। एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं या प्रॉमिसरी नोट बना लेते हैं। देखो ये एक प्रॉमिसरी नोट है। आई प्रॉमिस टू पे राज और ऑर्डर ₹10,000 आफ्टर 3 months, है ना। और यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट है, बिल नहीं है, 2 पार्टीज। तो इसका पेई कौन है? राज। साइन किसने करी है? सिमरन ने। चलो सिमरन, डेट वेट डाल दी है DDMM YY। चलो ये सिमरन का प्रॉमिसरी नोट है, राज और ऑर्डर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, टाइम इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर टाइम। अब क्या करना है, अब राज अगर इसको चाहे तो निगोशिएट कर सकता है। कैसे? तो ये इस प्रॉमिसरी नोट की बैक साइड, प्रिज्यूम्ड बैक साइड, ये फ्रंट, ये बैक। तो जो बैक साइड है, यहाँ पे राज ने क्या किया, राज को पेमेंट लेने का अधिकार है, राज होल्डर है, राज को पैसे देना है बाबूजी को, तो राज ने लिखा पे टू बाबूजी और नीचे साइन कर दी अपनी राज। अब मुझे बताओ कि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेई कौन है? पेई प्रॉमिसरी नोट का पेई राज। डेटर कौन है? राज को पैसा किससे लेना है? सिमरन से। तो मुझे बताओ राज ने ये इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट किया क्या? हाँ। किसके नाम पे? बाबूजी के नाम पे। तो जब राज ने बाबूजी के नाम पे नेगोशिएट किया, मतलब पेई ने जब ये इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट किया किसी और व्यक्ति को, तो क्या राज को इसकी सूचना सिमरन को देना पड़ी? क्या नोटिस देना पड़ा? कहीं ऐसा लिखा लॉ में कि पेई जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करे तो अपने डेटर को नोटिस दे कि भाई मैं नहीं आऊंगा पैसा लेने, सिमरन तूने मेरे नाम पे प्रॉमिसरी नोट लिखा है लेकिन ये मैं बाबूजी को दे रहा हूं, तुझे बता दूं बाबूजी आएंगे अब तेरे पास पैसे लेने। नहीं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस। अगर आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट को नेगोशिएट कर रहे हो तो व्हेन यू नेगोशिएट एन इंस्ट्रूमेंट द पेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी नोटिस ऑफ सच नेगोशिएशन टू हिज डेटर, ठीक। लेकिन अगर इसी प्रॉमिसरी नोट को निगोशिएट ना करते हुए माने कि यानी कि इसकी बैक साइड से खाली छोड़ देते हैं, चलो ये फर्ज करो कि ये बैक साइड है और ये पूरी खाली छोड़ दी, है ना, पूरी खाली। तो ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड, और ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रॉमिसरी नोट। अब इसको राज बाबूजी के नाम पे असाइन करना चाहता है, ठीक। राज बाबूजी के नाम पे असाइन करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से एक कागज लाओ, सेपरेट पीस ऑफ पेपर। ये प्रॉमिसरी नोट तो अपनी जगह है ना। ये नया पेज है, न्यू न्यू पेपर। फिर से स्टैम्प ड्यूटी लाओ, फिर से चिपकाओ। ओरिजिनल पे तो चिपकी हुई है, ये ओरिजिनल प्रॉमिसरी नोट पे तो है ही स्टैम्प, लेकिन जब उसको असाइन करना है तो फिर से कागज लाया, उस पर स्टैम्प पे किया, फिर राज ने लिखा आई असाइन दिस promissory note of this rupees drawn by या made by सिमरन on me to मिस्टर बाऊजी, ठीक। और फिर यहाँ राज अपनी साइन करेगा, ये राज।
तो अब राज क्या करेगा, राज डॉक्यूमेंट नंबर 1 ओरिजिनल प्रोमिसरी नोट जिसकी बैक और फ्रंट ये साइड है, ये डॉक्यूमेंट बाबूजी के हाथ में देगा, बाबूजी को डिलीवर करेगा, फिजिकल डिलीवर, प्लस ये जो साइन करके कागज उसने दिया है असाइनमेंट का पेपर अलग से, ये असाइनमेंट का कागज भी बाबूजी को डिलीवर करेगा, डिलीवर टू बाबूजी। ये दोनों मिलके बाबूजी के पास अधिकार आ गया पेमेंट का। और मजे की बात, ये जो कर रहा है राज बाबूजी के नाम पे असाइनमेंट, इस असाइनमेंट की सूचना सिमरन को भी देगा कंपल्सरीली। आया समझ? तो जब नेगोशिएट कर रहा था तब सिमरन को बताना जरूरी नहीं था, लेकिन अगर असाइन कर रहा है तो राज को सिमरन को नोटिस देना पड़ेगा। तो व्हेन अ पेई, प्रोमिसरी नोट का पेई कौन था, राज। व्हेन द पेई असाइंस एन इंस्ट्रूमेंट, असाइनर बन के असाइन करता है किसी के नाम पे, तो ही हैज टू गिव नोटिस टू हिज डेटर। राज का डेटर कौन, सिमरन। तो पेई हैज टू गिव नोटिस टू हिज डेटर इफ ही असाइंस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट इफ ही नेगोशिएट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नो नोटिस इज रिक्वायर्ड। कंसेप्चुअल आया, बहुत अच्छे से आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो चलो अगला पॉइंट है कंसिडरेशन का, अगला बेसिस कंसिडरेशन का। देखो, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज नेगोशिएटेड फॉर कंसिडरेशन। प्रिजम्पशन है, अपन ने पहले भी पढ़ा था कंसिडरेशन वाला प्रिजम्पशन डे 1 में, कि अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्स ने वाई के नाम पे नेगोशिएट किया है तो ये लॉ मान के चलता है कि वाई ने एक्स को कुछ पैसा दिया होगा, माल दिया होगा, जिसके बदले में ही एक्स ने वाई को नेगोशिएट किया है। कोई किसी को फ्री में नेगोशिएट नहीं करता, कुछ मिला होगा इसीलिए नेगोशिएट किया जा रहा है। अब ये कंसिडरेशन का प्रिजम्पशन है, हो सकता है कि ये प्रिजम्पशन झूठा हो और कोर्ट में कुछ और प्रूव हो जाए, वो बात है कोर्ट में प्रूव होने की, पर प्राइमरी प्रिजम्पशन तो यही होता है। जबकि ऐसा कोई प्रिजम्पशन असाइनमेंट में नहीं होता, वहां तो शुरू से ये मान के चलते हैं कि आपको भाई, हम कुछ प्रिजम्पशन नहीं है कि कंसिडरेशन था या नहीं, आप प्रूव करो कि आपको किस अधिकार से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या ये राइट आपके नाम पे असाइन हुआ था। तो वहां पर जो पार्टी पैसा क्लेम कर रही है कोर्ट में जाके कि सर देखो तो ये इंस्ट्रूमेंट है मेरे नाम पे असाइन हुआ है लेकिन ये पेमेंट नहीं कर रहा है, तो कोर्ट सबसे पहले उससे पूछेगा कि भाई तुमने क्या दिया था कंसिडरेशन जिसके बदले में मिला है। तो वो बोलेगा सर ये तो प्रिज्यूम्ड है कि मैंने कुछ दिया ही होगा जब भी मुझे मिला है। कोर्ट बोलेगा नहीं, तुम्हारे नाम पे असाइनमेंट के थ्रू आया है, असाइन होके आया है, और असाइन होके आने वाला इंस्ट्रूमेंट पर हम कंसिडरेशन प्रिज्यूम्ड है ऐसा मान के नहीं चलते। लेकिन यही बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट तेरे नाम पे नेगोशिएट होके आता तो प्राइमा फेसी तो हम प्रिजम्पशन लेके चलते कि कुछ ना कुछ कंसिडरेशन था, पर असाइनमेंट अगर होके आया हो तो कंसिडरेशन का प्रिजम्पशन कोर्ट नहीं लेके चलता। ये कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब सही क्या है गलत क्या है कोर्ट में प्रूव होगा, लेकिन प्रिजम्पशन तो पहले से लेके चला जा सकता है। कंसिडरेशन का प्रिजम्पशन किस में होता है, नेगोशिएशन में, और किस में नहीं होता है, असाइनमेंट में नहीं होता। ठीक है जी। अब बेटर टाइटल वाले पॉइंट को स्किप करते हुए अपने पहले स्टैम्प ड्यूटी वाला कर लेते हैं, फिर आखिरी में तगड़े तरीके से बेटर टाइटल वाले पॉइंट को खत्म करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी वाला पॉइंट याद करो, देखो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि जब हम किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करते हैं यानी नेगोशिएशन करते हैं तब अलग से फिर से दोबारा से स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, बराबर। एक बार आपने स्टैम्प ड्यूटी फ्रंट में पे कर दी बिल पे या प्रोमिसरी नोट पे, फिर उसके बैक साइड में आप कितने ही नेगोशिएट करो, एक्स ने वाई को, फिर वाई ने जेड को, जेड ने ए को, ए ने बी को, कितनी बार करो नेगोशिएट, जितनी बार नेगोशिएट करते हो उतनी बार स्टैम्प ड्यूटी लगती है क्या, नहीं, सिर्फ एक बार ओरिजिनली इशू करते समय लगती है, बाद में कितनी बार नेगोशिएट करो स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट नहीं लगता। ठीक, तो नेगोशिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ठीक, जबकि असाइनमेंट में आप जितनी बार असाइन करोगे उतनी बार फ्रेश पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी लगता है। फिर पेमेंट करोगे स्टैम्प ड्यूटी का जब भी तो वो स्टैम्प मिलेगा चिपकाने के लिए, तो बेसिकली आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हो। कितनी बार, एक्स ने वाई को असाइन किया तो बिल ऑफ एक्सचेंज तो बना बनाया है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पेड है और वो एक्स के नाम पे है। एक्स वाई को जब ये बिल असाइन करेगा तो बिल के साथ साथ एक और कागज लाएगा, उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा, उस पर वाई को असाइन करेगा। फिर वाई को जेड को देना है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले चित्र में, तो जेड को देना है तो वाई फिर से नया पेपर लाएगा, उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा और फिर उसके ऊपर साइन करके वाई के नाम पे असाइन करेगा। तो कितने डॉक्यूमेंट हो गए, ओरिजिनल पे भी स्टैम्प ड्यूटी, फिर पहली बार असाइनमेंट का डॉक्यूमेंट बना उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी, दूसरी बार असाइन हुआ वाई के नाम पे
उस पे भी स्टैम्प ड्यूटी, फिर जेड के नाम पे उस पे भी स्टैम्प ड्यूटी, फिर जेड ने ए के नाम पे दिया उस पे भी स्टैम्प ड्यूटी, मल्टीपल टाइम स्टैम्प ड्यूटी। जितनी बार असाइन करोगे उतनी बार असाइनमेंट की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। और एक पॉइंट और बन सकता है बच्चों इसमें डिफरेंस का, नेम ऑफ द पार्टीज। नेगोशिएट करते समय पार्टीज के नाम होते हैं एंडोर्सर, एंडोर्सी, है ना। एंडोर्सर जो नेगोशिएट करे वो एंडोर्सर, और जिसके नाम पे नेगोशिएट किया जाए वो एंडोर्सी, ठीक। जबकि असाइनमेंट में पार्टीज के नाम होते हैं असाइनर, असाइनी। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, मतलब इजी टू रिमेंबर है। एक तरफ बेसिस बना लो, नेम ऑफ द पार्टीज। इन नेगोशिएशन द पार्टीज आर कॉल्ड एंडोर्सर एंड एंडोर्सी, while in assignment the parties are known as assigner and assignee. ASIGNOR assigner, ASIGNEE assignee। ये तो आसान है यार, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट पे जिसका नाम है बेटर टाइटल। देखो आपको याद आ रहा होगा नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का कंसेप्ट, जो हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा है ना। देखो नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, और मैंने आपसे क्या कहा था, पहले एक बार वापस देख लो। नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, इसका क्या मीनिंग है? नो वन कैन पास अ टाइटल, ये तीसरी बार आ रहा है और बहुत जरूरी है, बेटर देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज, है ना, हिमसेल्फ हैज, ये इसका मीनिंग है। हैशटैग लैटिन फ्रेज, चलो भाई, ये इसका मीनिंग है, एस्टेरिक्स। अब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये एक प्रोमिसरी नोट है जिसका पेमेंट राम को मिलेगा, साइन किया है लक्ष्मण ने, राम ₹10,000 का ये प्रोमिसरी नोट है मान लेते हैं, और राम अगर इस इंस्ट्रूमेंट को लक्ष्मण से तलवार की नोक पर लिखवा के लाए हैं, तलवार की नोक पर, धार पर, चाकू की नोक पर राम ने लक्ष्मण के गले पे तलवार रखी। ये राम लक्ष्मण नॉर्मल आज के जमाने के लोग हैं, भगवान राम नहीं। तो राम ने लक्ष्मण के गले पर तलवार रखी और कहा कि मेरे नाम पे एक प्रोमिसरी नोट लिख 10,000 रुपए का। ठीक है, लिख दिया लक्ष्मण ने डर के मारे, और साइन भी कर दी लक्ष्मण। अब मुझे बताइए राम का इसके ऊपर जो टाइटल है, यानी ओनरशिप है, अधिकार है, वो गुड है कि बैड है? आप कहोगे बैड है, क्योंकि लक्ष्मण ने अपनी इच्छा से नहीं दिया, ये जबरदस्ती में दिया है, बैड टाइटल है राम का। ठीक, राम का बैड टाइटल है। अब मजे की बात, राम अगर ये प्रोमिसरी नोट नेगोशिएट करता है किसी रघु के नाम पे, ये बैक साइड, ये फ्रंट है कि इसी इंस्ट्रूमेंट का बैक साइड, इसी प्रोमिसरी नोट का बैक साइड, यहाँ राम ने लिखा पेटू रघु और नीचे अपनी साइन कर दी राम। और रघु बेचारा इनोसेंट व्यक्ति है, रघु इनोसेंट व्यक्ति है। अब लॉजिक तो ये लगना चाहिए कि राम का टाइटल कैसा है, बैड। तो नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का सिद्धांत क्या बोलता है, जिसका खुद का टाइटल बैड हो वो दूसरे को भी उससे बेटर टाइटल नहीं दे सकता। यानी कि राम के पास बैड टाइटल है तो रघु का टाइटल भी बैड ही होगा। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में इसका एक एक्सेप्शन है, क्या, कि अगर एक पार्टी का टाइटल बैड है लेकिन वो जिसको नेगोशिएट कर रही है, अगर वो पार्टी इनोसेंट है, उसको नहीं मालूम कि क्या है तलवार की धार वाला केस, और उसने कुछ ना कुछ कंसीडरेशन दिया था राम को, रघु ने माल उधार दिया था 10,000 का, जिसका पेमेंट करने के लिए राम वो लक्ष्मण वाला प्रोमिसरी नोट रघु के नाम पे नेगोशिएट कर दे, नेगोशिएट कर दे, और रघु इनोसेंट है और कंसीडरेशन दे रखा है, तो फिर रघु का टाइटल बेटर होगा। मतलब नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट यहाँ नहीं लगेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में, अगर ये सिचुएशन पूरी हो जाए, फुलफिल हो जाए तो। और रघु को टाइटल वैसे तो नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के हिसाब से बैड मिलना चाहिए, राम का बैड तो रघु का भी बैड, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन लगेगा, भले ही राम का देने वाले का टाइटल बैड है लेकिन रघु का टाइटल फिर भी गुड होगा। क्यों? क्योंकि रघु इनोसेंट है, और दूसरा रघु ने कंसिडरेशन दिया है, उसके बेचारे की कोई गलती नहीं, उसने तो पैसा दिया ही था जिसके बदले में उसको मिला है, इसलिए रघु का टाइटल राम का बैड होने के बावजूद भी रघु का टाइटल गुड होगा। यानी कि यहाँ नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि राम ने रघु के नाम पे इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएशन से ट्रांसफर किया है। किससे किया है? नेगोशिएशन से ट्रांसफर किया है। लेकिन मजे की बात, इसी प्रोमिसरी नोट को, सेम प्रोमिसरी नोट है, सेम टू सेम प्रोमिसरी नोट, इसका बैक साइड खाली कर दो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट का, ये इसका बैक साइड अपन खाली कर देते हैं,
ये इरेज कर दिया इसका पीछे का पूरा, और ये मान लो कि ये इंस्ट्रूमेंट पूरा सामने से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर सामने से, और बैक साइड नॉर्मल खाली, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरी थोड़ी कि लिखा जाए बैक साइड पे। और अब राम इसको असाइन करना चाह रहा है, किसके नाम पे? असाइनमेंट करना चाह रहे हैं, किसके नाम पे? रघु के नाम पे। तो क्या करना पड़ेगा? एक सादा कागज अलग से लाना पड़ेगा, नया कागज, न्यू पीस ऑफ पेपर, फिर उस पर स्टैंप लगा के साइन करना पड़ेगी, और फिर लिखना पड़ेगा कि मैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट जो लक्ष्मण ने मेरे नाम पे लिखा है, जो लक्ष्मण ने मेरे नाम पे लिखा है, ये वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ₹10,000 मैं राम किसके नाम पे कर रहा हूँ? रघु के नाम पे असाइन कर रहा हूँ। और यहाँ नीचे साइन कर दी राम ने। इसका मतलब राम ने वही प्रोमिसरी नोट जो पहले नेगोशिएट का एग्जाम्पल बनाया था, उसका अब हमने एग्जाम्पल बनाया कि राम ने वही प्रोमिसरी नोट लक्ष्मण वाला असाइन कर दिया रघु के नाम पे। अब बताओ राम का टाइटल कैसा था? राम का तो बैड ही था, क्योंकि राम ने तलवार की धार पर, चाकू की नोक पर लक्ष्मण से लिखवाया है, तो राम का टाइटल बैड। ठीक। अब लक्ष्मण रघु जो है वो इनोसेंट है? हाँ है। लक्ष्मण ने कुछ कंसिडरेशन दिया था? हाँ दिया था। तो ये दो कंडीशन तो अभी भी रघु, लक्ष्मण नहीं, रघु ने कंसिडरेशन दिया था? हाँ दिया था। क्या रघु इनोसेंट है? उसको नहीं मालूम तलवार वाला कांड क्या हुआ है? हाँ उसको नहीं मालूम है। ये दो कंडीशन तो अभी भी फुलफिल हो रही है, और रघु के नाम पे ये इंस्ट्रूमेंट आ गया है। लेकिन आया कैसे है? बाय वे ऑफ असाइनमेंट। इस सेकंड एग्जांपल में कैसे आया है? बाय वे ऑफ असाइनमेंट। तो अब प्रश्न ये है कि रघु का टाइटल गुड होगा कि बैड होगा, यानी कि बेटर होगा कि बैड होगा? तो लॉ कहता है कि यहाँ पर रघु का टाइटल बेटर नहीं होगा, रघु का टाइटल विल बी इक्वल टू राम्स टाइटल। और राम का टाइटल कैसा था? बैड। तो रघु का टाइटल भी कैसा होगा? बैड, यानी कि रघु की ओनरशिप भी बैड। मतलब राम को पैसे असल में लक्ष्मण से लेने का अधिकार नहीं था, तो रघु को भी लक्ष्मण से असल में पैसे लेने का अधिकार नहीं है। कल को अगर लक्ष्मण देने से मना कर दे पैसे, तो रघु उसको कोर्ट में सू भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि रघु का टाइटल बैड है। क्यों? क्योंकि रघु ने जिससे लिया है राम से, उस राम का भी टाइटल बैड है। यानी कि यहाँ पर नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट लग गया। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट की जो कंसेप्ट है बेटर टाइटल वाली, वो कंसेप्ट असाइनमेंट पे लगती है, लेकिन नेगोशिएशन पे नहीं लगती। अगर अगर जिसके नाम पे नेगोशिएट हुआ हो वो जो एंडोर्सी है जिसके नाम पे नेगोशिएट हुआ है वो इनोसेंट हो और कंसिडरेशन उसने दे रखा हो तो। लेकिन इनोसेंट भी हो और कंसिडरेशन दे भी रखा हो, पर फिर भी अगर वो व्यक्ति असाइनी हो और असाइनमेंट के थ्रू किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइटल ओनर बनता है, तो उसका टाइटल असाइनर के टाइटल से इक्वल होगा। और असाइनर का टाइटल अगर बैड है तो असाइनी का भी टाइटल बैड होगा, और असाइनर का गुड है तो असाइनी का भी गुड हो सकता है। मतलब द टाइटल ऑफ असाइनी डिपेंड्स अपॉन टाइटल ऑफ असाइनर। गुड तो गुड, बैड तो बैड। जबकि इन नेगोशिएशन द टाइटल ऑफ एंडोर्सी is better than the title of endorser if he fulfills the conditions that he is innocent and has given consideration. फिर irrespective of whether the title of endorser is good or bad, the title of endorser will be better only. है समझ? है ना तगड़ी चीज? मतलब सेल ऑफ गुड्स की कंसेप्ट को यहाँ लाके कनेक्ट कर दिया और यहाँ की कंसेप्ट की चिरफाड़ कर दी। अब आओ वापस देखो इन्होंने क्या पॉइंट लिखा है बेटर टाइटल में, और अगर लिखा हुआ बोले हुए से मैच कर जाए तो फिर तो वारी नहीं। अरे यार देखना, हाँ द ट्रांसफरी। अब एक काम करते हैं, ट्रांसफरी शब्द की जगह मैं आपकी सरलता के लिए इसको एंडोर्सी कर देता हूँ। ठीक, एंडोर्सी है ना। देन देयर ऑफ द ट्रांसफरर की जगह यहाँ पे कर देता हूँ एंडोर्सर। ठीक, अब देखना, द एंडोर्सी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट acquires a title better than that of the endorser in a transferer, that is he becomes a holder in due course. अब ये holder in due course क्या है? ये आगे अगली कंसेप्ट है, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे, है ना। तो दैट इज के बाद जो लिखा है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा अगले सेशन में। तो इसको यहाँ पे हुक बना के चलना है। पर ये तो आपको मालूम है कि अगर वो कुछ कंडीशंस फुलफिल करे तो एंडोर्सी का टाइटल बेटर भी हो सकता है एंडोर्सर से, चाहे एंडोर्सर का बैड ही क्यों ना हो। जबकि द असाइनी डज नॉट अक्वायर अ टाइटल बेटर देन दैट ऑफ द असाइनर। असाइनर के टाइटल से बेटर टाइटल असाइनी को नहीं मिलता है। मतलब अगर असाइनर का गुड है तो गुड मिलेगा, और बैड है तो बैड मिलेगा, पर उससे बेटर नहीं मिल पाएगा। कि असाइनर का बैड हो लेकिन फिर भी असाइनी को गुड मिल जाए, यानी कि देने वाले का बैड है और लेने वाले का फिर भी गुड हो, तो बैड से गुड तो बेटर होता है ना, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो देने वाले का बैड है फिर भी जिसको मिला उसका गुड हो, यानी कि इसका बेटर है।
पर ऐसा असाइनमेंट में नहीं होता. द टाइटल ऑफ असाइनी इज इक्वल टू द टाइटल ऑफ असाइनर. एक चाहे सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हो इनोसेंस की और कंसिडरेशन की, फिर भी आया. बहुत अच्छा. तो ये स्टैम्प ड्यूटी वाला पॉइंट कर ही चुके थे. नेगोशिएशन डज नॉट रिक्वायर स्टैम्प ड्यूटी व्हाइल असाइनमेंट रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. और एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी किया था हमने, नेम ऑफ पार्टीज एंडोर्सर एंडोर्सी, जबकि असाइनमेंट में असाइनर असाइनी. दैट्स इट. पार परफेक्शन, कोई तोड़ ही नहीं है यार, है ना. तो ये नेगोशिएशन असाइनमेंट अच्छों की हवा निकल जाती है बेटा इसका डिफरेंस समझने में और लॉजिकली ग्रास्प करने में, कि एक बार में बटर जैसा मक्खन जैसा गले के नीचे उतर जाए. पर अपने गले के नीचे ये कंसेप्ट उतर गई है. आप लोगों ने अत्यंत प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ. अगली मुलाकात आप लोगों से फिर अगले सेशन में करता हूँ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.